Very warm welcome to all of you. So welcome everyone, welcome to IFS, and today we are going to discuss the last year, जो भी last time जो पेपर कंडक्ट हुआ था RPSC का, that was in 2016, उसके हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. So everyone, very warm welcome. Hello Kaushik, how are you? Okay, so let's begin this session. Before proceed to this session, I would like to tell you that RPSC ने, that is राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने अपना एक नोटिस जारी किया है. आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके, या मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगी रिगार्डिंग देयर नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग पेपर, रिगार्डिंग दी सिलेबस, एवरीथिंग यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन. ओके. So RPSC has announced that there is going to be a exam. The date अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, but there is going to be exam, and on the basis of that exam there are many post. मतलब आपने अगर नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि there are post for assistant professor. Okay. So असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ परमानेंट जॉब दैट विल बी इन राजस्थान. जो भी इसके लिए, many of you, almost every one of you want to go for it, but उसके लिए बस यही है कि तुम्हें ये एग्ज़ाम तुम्हें देना है. ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं. आपको भी कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे डेफिनेटली पूछिएगा. हमारा ये जो सेशन है आज को, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस एग्जाम, रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड उसका सिलेबस, उसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो सभी आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके. या कौशिक, आई एम ऑल्सो गुड. आदर्श, हेलो आदर्श, गुड मॉर्निंग. ओके, सो शैल वी बिगिन. ओके, तो जब तक लोग आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारा प्लान क्या है. व्हाट इज द प्लान रिगार्डिंग दिस लाइव सेशन. सो टुडे आई एम टेकिंग अ डिस्कशन. I'm taking a discussion on the atomic and molecular physics on 20. So today is what date? Today is 18. Yeah. Okay. So that I am taking a discussion. Tomorrow Sahil sir will take a discussion. Okay. And please be updated with these things. You will get all the thumbnails on the वीडियो. हमारे चैनल पे तुम्हें ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी होगी, थंबनेल्स दिख रहे होंगे. तो आपको ये सबके लेक्चर्स अटेंड करने हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कशन. ओके. हेलो मोनिका राय, हाउ आर यू? ओके. मोनिका, सेंटर राजस्थान में ही होगा. ओके. इसकी श्योरिटी, मतलब आई सी दिस कि सेंटर कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसके जिन लोगों ने फॉर्म भरा हो तो उनको ऑप्शंस क्या आया है वो जानना पड़ेगा. बट मेरे ख्याल से तो सेंटर राजस्थान में ही होने के चांसेस है. ठीक है, इसके बारे में मैं कंफर्म करूंगी डेफिनेटली. ओके. कौशिक, IIT JAM का यस. Yes, we will start IIT JAM lectures, Kaushik, as soon as possible. अभी कल तो सभी का, जो लोग CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी का एग्ज़ाम है कल. तो काफ़ी लोग CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके एग्ज़ाम है, उनके लिए भी हम ऑल द बेस्ट विश करेंगे, क्योंकि उनका एक बहुत ही 6 महीने, मतलब काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली वो एग्ज़ाम आया है. सो मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम. आफ्टर दैट एग्ज़ाम वी आर गोइंग टू स्टार्ट IIT JAM एज वेल एज CSIR नेट लाइव. चलिए, अब और एक चीज़, यस, जो टुडे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पेपर डिस्कशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. ओके. चलिए, हाँ, पहले हमें बता दूं कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर पेपर. तुम्हारा जो RPSC का पेपर होगा, RPSC के लिए जो तुम्हारा पेपर होगा वो एक्चुअली 3 पेपर है. पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. पेपर 1 जो है तुम्हारा, जिसमें सिलेबस मैंने यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, मैंने सारे सब्जेक्ट जो पेपर 1 में आएंगे वो है EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, फिर आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आएगा सर्किट एनालिसिस, और फिर आएगा कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. ठीक है, तो ये सारे है तुम्हारे पेपर 1. ये आएंगे तुम्हारे पेपर 1 में. इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे. तो मैं पैटर्न भी बताने वाली हूँ. तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे 150, कुल मिला के क्वेश्चंस होते हैं 150. तो 150 है, तो हर एक सब्जेक्ट के लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं. जी हाँ, आपने सही सुना कि टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं. तो लगभग हर सब्जेक्ट के, यहाँ पे जो 5 यूनिट आपको दिख रही है, वो 5 यूनिट के लगभग 30 क्वेश्चंस आएंगे.
Okay, Monica, GATE exam का, yeah, Monica, we are also going to start for the GATE because GATE probably in the chances है कि फरवरी में ही होगा. So जैसे ही कल का CSIR का एग्जाम खत्म हो जाता है, क्योंकि काफी बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो हम लोग GATE, JAM एंड CSIR नेट को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं. So stay tuned, stay connected. ठीक है, तो ये हो गई बात पेपर 1. ये सारी चीजें आप आराम से समझिएगा, क्योंकि अगर आप पहले तो पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में आता क्या है, हु आर द एलिजिबल, कौन इस पेपर को दे सकता है, वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं. बात करते हैं पेपर. ओके, सो यहाँ पे पेपर 1 का मैंने पैटर्न भी दिखाया है. दिस इज द पैटर्न फॉर पेपर 1. तो पैटर्न में क्या क्या है देख लो. सो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, तो पूरा पेपर क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप है. सेकेंड, मैक्सिमम मार्क कितने होने वाले हैं 75. यस, तो मतलब 75 इज अ मैक्सिमम मार्क. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए 150. ओके, एनीथिंग, ओके, आई थिंक या नाउ इट इज फाइन. हाँ, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150. ड्यूरेशन ऑफ पेपर इज 3 आवर्स. तो आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं. तो आप देख सकते हो कि लगभग आपको एक सवाल को कितना टाइम मिलेगा. सो 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स, राइट. तो 150 क्वेश्चंस है, तो लेस देन 1 मिनट आपको मिलने वाला है हर एक पेपर के लिए, सॉरी हर एक क्वेश्चन के लिए. ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, तो ये है पेपर पैटर्न के बारे में. जो लोग इस पेपर को देने वाले हैं पहले उस चीज को समझ ले कि टोटल 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं. इसके लिए आपको मिलने वाला है 3 घंटा और टोटल मार्क्स है 75 एंड देयर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग. ओके, ये हो गया पेपर 1. पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो पेपर 2 में क्या है आपका. पेपर 2 इज में फिर से फिजिक्स ही है. सो पेपर 1 में भी फिजिक्स ही थी, पेपर 2 में भी फिजिक्स ही है. ठीक है, तो पेपर 2 में अभी दूसरे यूनिट कवर किए गए हैं. जैसे कि पेपर 2 में है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, फिर है क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. ये सारे यूनिट तुम्हारे कवर होंगे. इस यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर 2 में. और जो पेपर 2 का पैटर्न फिर से सेम है, जिसमें पूरे 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं एंड टोटल मार्क्स 75 होने वाले हैं. तो आप कैलकुलेट कर लो कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3. Okay, so this is a paper pattern. Paper 1, paper 2 both have a same paper pattern. In both the paper you have objective type of questions and you will get a 3 hours. Paper 3 जो है, पेपर 3 जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड. जो राजस्थान के बारे में होगा, राजस्थान के मतलब जो भी हमारा जैसे कि एमपीएससी का पेपर जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको पता होगा, तो उसमें जो जनरल नॉलेज टाइप की ज़्यादातर बेस्ड ऑन तो राजस्थान का पेपर है, तो थर्ड पेपर राजस्थान के जनरल नॉलेज के बारे में होगा और थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड भी उसमें होगा. तो ये हम अभी तक जानते हैं कि देयर आर दिस 3 पेपर्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. यस, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको सिलेबस. दिस इज अ सिलेबस ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसके क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. और आप सभी लोग देखिएगा और मुझे रिप्लाई कीजिएगा. क्वेश्चंस इतने आसान हैं, मैं बता रही हूँ आप सभी को, क्वेश्चंस इतने आसान है कि तुम लोग मेरे से पहले आंसर डेफिनेटली करोगे. दिस इज माय गारंटी कि तुम लोग मेरे से पहले मुझे आंसर बताने वाले हो कमेंट बॉक्स में. सो बी रेडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पेपर डिस्कशन. जो लास्ट ईयर इसका पेपर हुआ था, जो लगभग 2016 में हुआ था, उसका आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं. ठीक है, सो आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड बिकॉज क्वेश्चंस आर सो इजी कि मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है. ओके, तो ये है तुम्हारा सिलेबस. सिर्फ मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का दिखाया है क्योंकि मैं इसका डिस्कशन आज लेने वाली हूँ. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिलेबस को देख के आपको क्या लग रहा है. मुझे तो ये पूरा 11, 12 बीएससी एंड कुछ पार्ट है जो एमएससी लेवल का है. ठीक है, तो जिसमें तुम्हें क्वांटम स्टेट, मतलब सिलेबस तो नेट टाइप ही है, बट क्वेश्चन का जो क्वालिटी है, क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है, वो 11, 12 और बीएससी लेवल का है. वो आगे आपको पता ही चल जाएगा कुछ ही मिनटों में. तो आप देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या है. इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्टर्न गार्लाक एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हेलियम, अल्कली एटम, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस, वाइब्रेशनल, रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल, सेम चीज़ है. मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेट का सिलेबस होता है उसी टाइप का है. और हाँ, और फिर लेजर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, लेजर्स एंड ऑल दैट.
ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल तुम लोगों का ये होता है कि मैम हु आर द एलिजिबल, कौन है जो इस एग्जाम को दे सकता है, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट जॉब। लगभग 40 वैकेंसीज फिजिक्स के लिए है, सो 40 वैकेंसी इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। फॉर फिजिक्स के लिए इतनी वैकेंसी है, तो व्हाट इज अ प्रोसीजर, व्हाट इज अ क्राइटेरिया, कौन लोग हैं जो इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं। बिकॉज बहुत लोगों को है कि क्या राजस्थान वाले ही कर सकते हैं या आउट ऑफ राजस्थान वाले भी कर सकते हैं। सो जस्ट सी हियर, दे हैव अनाउंस्ड और दे हैव पब्लिश्ड द नोटिस। उन्होंने जो नोटिस पब्लिश किया है उसके अंडर उन्होंने ये दिया है कि क्राइटेरिया अगर हम देखें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एटलीस्ट 55% मार्क्स, तुम्हारे एमएससी में 55% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, एट द मास्टर्स लेवल इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन accredited foreign university। ओके, ये चीज एक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबाउ क्वालिफिकेशन, उसके बावजूद द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज नेट। 55 मार्क्स तो एमएससी में होना जरूरी है ही, उसके अलावा कैंडिडेट का नेट क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेड बाय यूजीसी, ओके, और सीएसआईआर। और अगर नेट भी नहीं है तो जिनका सेट है या स्लेट है, स्लेट इज SLET, ओके, जिनका सेट है या स्लेट है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, तो जिनका स्लेट है, सेट है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये तो हुआ क्राइटेरिया के बारे में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में जो रहता है, राजस्थान में जो पढ़ता है वही इस एग्जाम को देगा, नहीं। ऑल ओवर द इंडिया जिन्होंने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है, जिनका एमएससी में मोर देन 55% मार्क्स है, जिनकी नेट और सेट क्लियर है, दे आर एलिजिबल। ओके, और एक इन्होंने लाइन दी रखी है कि कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी, चलो जिनकी पीएचडी हो चुकी है उनके लिए क्या, कुछ लोगों का नेट नहीं है, सेट नहीं है, लेकिन उनकी पीएचडी हो चुकी है, तो उनके लिए क्या। सो दोज हु आर अवॉर्डेड एज अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोसीजर फॉर अवॉर्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2019 शैल बी एक्सटेम्प्टेड। उनको ये जरूरी नहीं है कि नेट और सेट हो। जिन लोगों का 2019 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी हो चुका है, उनको दे आर एक्सटेम्प्टेड। एक्सटेम्प्टेड मतलब उनको नेट सेट होना जरूरी नहीं है। तो एक तो आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री, नेट और सेट, या फिर आपके पास होनी चाहिए पीएचडी डिग्री, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ अ नेट सेट। ओके, और क्या लिखा है इसमें, नेट सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये अपने के लिए क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में नेट सेट होता ही है। जिन फील्ड में नेट सेट होती ही नहीं है तो उनको ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अपने फील्ड में तो नेट सेट होता ही है। ओके, सो उसके लिए ये वाला लाइन था कि जिनके इसमें डिग्री में नेट सेट होती ही नहीं है तो उनको जरूरी नहीं है। बट फिजिक्स में तो पता है सबको कि फिजिक्स वालों को एमएससी के बाद नेट सेट होता है। ओके, और यहाँ पे एक दिया है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। इन्होंने ये भी लाइन यहाँ पे दी है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये भी होना जरूरी है। तो आपको, आप राजस्थान के हो तो यू डेफिनेटली नो द कल्चर, बट उनको यहाँ पे क्राइटेरिया के अनुसार वो भी ज़्यादा सुटेबल होते हैं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, यू कैन आस्क, वी कैन डिस्कस। ओके, बिकॉज अभी तक उन्होंने बस ये वाला नोटिफिकेशन दिया है, इसके अलावा और कुछ आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा हम आपको बता देंगे एग्जाम कब होगा, उसके बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में भी बोल सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा वी विल लेट यू नो। ओके, सो हेलो डी फिजिक्स, सो शैल वी गो अहेड नाउ, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? गुड, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ। शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन को। तो आज हम लोग जो लास्ट टाइम, मैं बोलूँगी लास्ट टाइम जो पेपर कंडक्ट हुआ था, जो 2016 में हुआ था, आरपीएससी 2016, उसका हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे। उसमें से पर्टिकुलरली हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पहले पेपर डिस्कशन करते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये आता है पेपर 1 में।
एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आता है पेपर 1 में। सो आर यू गाइज रेडी? बिकॉज आई नो द क्वेश्चंस आर सो इजी कि आप लोग मेरे से पहले यहाँ पे आंसर देने वाले हो। सो बी रेडी, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगी, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मतलब ऑल द क्वेश्चंस यू कैन से 12th लेवल एंड बीएससी लेवल के ही मुझे लगे हैं। आप मुझे ज़रूर बताइए आंसर करके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का दिखेगा, इसमें आपको इंग्लिश में भी दिखेगा और हिंदी में भी दिखेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, जिसको इंग्लिश, हो सकता है कि कोई लोगों का हिंदी मीडियम से मास्टर डिग्री हो चुका हो, तो उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। दिस इज हाउ यू विल सी अ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे आपके आंसर्स चाहिए। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाई p ऑर्बिटल इज। क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द आंसर? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाई p ऑर्बिटल इज। यस, कम ऑन, गिव मी द आंसर। ऑफ कोर्स, यस, 6। यस कौशिक, यू आर राइट। एनीवन एल्स? ओके कौशिक, इफ यू हैव डन योर मास्टर्स प्लीज अप्लाई। ओके कपिल कुमार, या बिल्कुल 6। आई मीन ये तो तुम लोग 11th-12th में ही सीखते हो, राइट? या तो तुम लोग ये चीज़ें तो 11th-12th में ही सीखते हो। मुझे नहीं लगता इसमें बीएससी और एमएससी तक का भी जरूरत है। सो लुक एट दी, सो टुडे जस्ट एनालाइज द लेवल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो शैल आई गो अहेड? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? या बिल्कुल, बुद्धा लाल मीना, जी हाँ आप भी बिल्कुल सही है। 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें सबको पता है कि S की कैपेसिटी होती है 2, P की होती है 6, D की होती है 10 और F की होती है 14। हम लोग ये काफी पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे बस कैपेसिटी पूछी है। ओके, सो कौशिक यू आर BSc 3rd ईयर। ओ, यू आर टारगेटिंग IIT JAM, राइट? ओके गुड। चलो, तो कौशिक आपके लिए भी ये क्विकली ये हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा है। फटाफट देख लो क्या क्या आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p सबशेल R। ये पूछा है आपका अगले क्वेश्चन में, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p सबशेल। क्या होगा आंसर बताइए? क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और काफी आसान से क्वेश्चन है तुम्हारे। चलो, इसका आंसर चाहिए मुझे फटाफट। आई डोंट थिंक, हाँ बस देखो इसमें यह है कि तुम्हारे पास पेपर के क्वेश्चन मुझे इतने चैलेंजिंग नहीं लगे हैं, पर आप इसमें, हाँ बाकी सब्जेक्ट का भी आप डिस्कशन देखोगे तो आपको, मैं बस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का करवा रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट का भी आप देख लो अच्छे से। बट लेवल इज नॉट मच, इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है जो हम CSIR नेट में देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा फटाफट? यस कपिल कुमार, या यू आर डेफिनेटली राइट कपिल। द आंसर इज 2, दैट इज n = 2 एंड p के लिए l = 1, राइट? या एब्सोल्युटली राइट। सो सी व्हाट द चैलेंजिंग थिंग इज, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। यू हैव 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब कितने मिनट हुए तुम्हारे पास? यस डेफिनेटली यू हैव 180 मिनट्स। इन 180 मिनट्स में तुम्हें ये 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बस यही एक थोड़ा सा, मैं बोलूँगी चैलेंज भी नहीं है, बट वही एक थोड़ी सी हो सकता है कि स्पीड तुम्हें चाहिए, इस चीज़ को लेके स्पीड चाहिए कि 150 क्वेश्चंस तुम्हें 180 मिनट में करने हैं। तो लगभग एक क्वेश्चन को, एम आई करेक्ट? या सो यू हैव सफिशिएंट टाइम एज वेल। सो वही है कि तुम्हें स्पीड चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा तुम्हारा ऑप्शन 2। इसमें कुछ नहीं है, ये 2p मतलब दिस इज अ n वैल्यू, p मतलब l = 1। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, बताइए मुझे फटाफट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, ऑप्शंस आर देयर। व्हाट आर द ऑप्शंस? shape of orbital, spin of orbital, size of orbital, orientation of an orbital. So what is the answer? Yes. चलिए फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स शेप बताता है, स्पिन ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। कम ऑन। सो कपिल, कौशिक, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। या वेयर इज बुद्धा, बुधालाल मीना, आपसे भी मैं आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि आप लोग आंसर कर रहे हो मुझे। यस दीपांशु, यू सेइंग 2। व्हाई दीपांशु, व्हाई यू फील 2 इज द करेक्ट आंसर? स्पिन ऑफ ऑर्बिटल थोड़ी ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है, थोड़ा सोचिए, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़िए। ओके, कपिल इज सेइंग 3 इज राइट।
दीपांशु आप फिर से एक बार ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि ये भी हम लोग चीज आई गेस 11th-12th में भी पढ़ते आ रहे हैं कि शेप। चलो हम ये इससे स्टार्ट करते हैं कि मुझे बताइए शेप कौन डिस्क्राइब करता है? शेप तो तुम्हारी एल वैल्यू बताती है। सो एस शेप मतलब स्पेरिकल, सो एसपीडी अब जो हम बताते हैं, पी इज डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो साइज ऑफ ऑर्बिटल होता है, जैसे कि अभी मेरे पास सपोज 1s है और 2s है। अब मुझे बताइए दीपांशु आपके लिए 1s क्या है तुम्हारा? इट इज अ स्पेयर। तो 1s और 2s में क्या फर्क है? इट इज ऑल्सो स्पेयर बट it is 2s is also spare, but here 2s represent the size of that orbital, so that's why the correct answer is size of an orbital. बाकी shape तो बताता है तुम्हारा L value, spin बताता है तुम्हारा spin vector S, size तो बताता है तुम्हारा principal quantum number, orientation of orbital is given by ml। तो quantum number अगर आपने पढ़े हो अच्छे से तो आपको ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फिर से मुझे आंसर चाहिए फटाफट। नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, द स्टेटमेंट इज नोन एज। फिर से बहुत सा आसान सा क्वेश्चन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, द स्टेटमेंट इज नोन एज, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। बताइए फटाफट। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप जितने जल्दी आंसर करने वाले हो उतना हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? यस, सो व्हाट आर योर आंसर्स? चलो फटाफट बताइए। ओके, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये भी हम लोग जैसे हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, हमें ये 2 प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। ओके, व्हाट दीज प्रिंसिपल्स आर? एक तो ये हुआ, इसका जो भी आंसर है ये है, मतलब आप लोग बताइए। ओके, कपिल इज सेइंग Hund's rule, is it Hund's rule? No Kapil, it's not Hund's rule. No, Hund's rule तो नहीं है ये। Hund's rule तो ये है कि पहले सिंगली फील करो फिर डबली फील करो, वो था Hund's rule कि हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं ऑर्बिटल में, तो वो था Hund's rule। इसके लिए तो और था ना, आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। दिस इज एक्चुअली गिवन बाय, और दिस प्रिंसिपल इज एक्चुअली कॉल्ड बाय, एनीवन हैज एनी आंसर? और किसी के पास कोई आंसर है? जल्दी बताइए। ओके, नो, ओके, चलो। सो द आंसर इज एक्चुअली 4, एवरीबडी नो दैट इज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। काफी आसान सा क्वेश्चन था कि दिस इज योर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप स्क्रीन इज वेरी मच विजिबल टू यू। या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हिंदी में भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है? सो बुधालाल मीना, ये आपने जो 4 बोला है वो किसका आंसर है? कौन से क्वेश्चन का आंसर है? क्योंकि यहाँ पे अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 44, अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 44, तो क्या इसी का आंसर आप 4 बोल रहे हो? Okay, so I'll read these options. What these options are: its motion is affected by magnetic field. It has a wave-like property. Okay, it is a particle. It emits energy while moving in atomic orbit. Okay, फिर से आसान सा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी सही नहीं है, रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते टाइम यही ध्यान रहता है, यही ध्यान रखना पड़ता है ना कि रॉन्ग है बोला है या रॉन्ग नहीं है बोला है, ठीक है? रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन? तो मोशन इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। इट हैज अ वेव लाइक प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही है। द वेव, अकॉर्डिंग टू दिस, वी कॉल द वेव, दिस वेव इज नथिंग बट what we call this wave is nothing but the stationary wave. It is a particle. So actually we call the electron, मतलब matter also has a dual nature. That is, there is also chapter in the class 12, मुझे याद है, dual nature of matter. We sometimes also called electron as a particle, we sometimes call it as a wave. So actually answer for this particular question is no. No Dhiren, the answer is it emit energy while moving in atomic orbit. No, electron doesn't emit energy while moving in atomic orbit because we call the orbits are stationary orbits, and when electron move in that particular orbit,
दे मूव लाइक द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन वी कॉल देम एज स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज अगर जिनको पता है उनको पता है कि स्टेशनरी वेव्स में क्या होते हैं, नोड्स, एंटी नोड्स, दे डू नॉट ट्रांसफर, दे डू नॉट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। सो एक्चुअली जो ऑप्शन 4th है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, थर्ड क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज some experiments say electron is a particle like a photoelectric effect, it says electron is a particle. If you talk about interference diffraction, they say the matter, or you can say the light के बारे में चल रहे हैं, but matter electron का some experiments say this is particle, some experiments say it is a wave, but fourth option बिल्कुल wrong है, it emit energy while moving in an atomic orbit। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 का पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ मैं। एन एटम विथ वन आउटर इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज प्लेस्ड इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इनटू विच द हायर टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट स्प्लिट्स इज। ओके, चलो बताइए। Atom with one outer electron having orbital angular momentum L is placed in a weak magnetic field। तो कुछ Zeeman इफेक्ट के तरफ इशारा कर रहा है ये, ठीक है। तो बेसिकली Zeeman इफेक्ट में ये जो होता है ना, नॉर्मल Zeeman इफेक्ट, अनोमलस Zeeman इफेक्ट, तो नॉर्मल Zeeman इफेक्ट में कोई भी एक एनर्जी लेवल हो तो वो स्प्लिट होती है। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, 2p स्टेट है, तो दिस गेट स्प्लिट्स व्हेन एन एक्सटर्नल वीक मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। और ये कितने लेवल में स्प्लिट होगी, दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय व्हाट, ये कैसे डिसाइड होता है मुझे बताइए, और वही इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। सो द एनर्जी लेवल इनटू विच द हायर टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट स्प्लिट्स। तो बेसिकली डीजेनरेसी के बारे में पूछ रहा है। डीजेनरेसी के फॉर्मूले तो तुम लोगों को पता ही होंगे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जिनकी अच्छी है, ये टर्म काफी बार आती है डीजेनरेसी की। So correct answer for this, okay, Budhalal, you saying 3? No, it's not 3. Try it again. Jignashini, sorry if I pronounce it wrong. Behra, आप बोल, हाँ आपका क्या आंसर है इस बारे में? ओके, सो इसका आंसर है एक्चुअली 2l + 1। दिस इज हाउ वी डिफाइन द डीजेनरेसी। सो इसका l कितना है, l = 1, तो दिस इज 2 × 1 + 1 मतलब 3, तो ये लेवल स्प्लिट होगा 3 में। सो द डीजेनरेसी के मामले में कुछ भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आपको ऐसे लगाना है 2l + 1, ठीक है। j अगर होता तो 2j + 1। जनरली डीजेनरेसी इज डिफाइंड लाइक दिस। अगर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता तो 2f + 1। तो ये याद रखेगा, इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। ओके, इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। सो 2, यहाँ पे इसका आंसर होगा 2l + 1। ओके, गुड। सो यस Behra, you have given the correct answer, that is the correct answer is 2. Next question, in a ruby laser the atom are excited by, लेजर का आपने पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रूबी लेजर द एटम आर एक्साइटेड बाय। ओके, इसका क्या आंसर होगा? चलिए फटाफट इसके आंसर बताइए, ये भी काफी आसान सा सवाल है। इन रूबी लेजर, हाँ जिन्होंने रूबी लेजर क्रोमियम एटम, जिसमें क्रोमियम इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट दैट रेड कलर, इजंट इट? सो क्रोमियम एटम का बहुत रोल है इसमें। हाँ, बट ये बताइए कि एटम को एक्साइट करने के लिए ज्यादा रोल किसका होता है? रूबी रॉड होता है, फ्लैश ट्यूब होती है, सिल्वर्ड मिरर होता है, या सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर होता है? अगर आपने इसका भी अपैरेटस देखा होगा या फिर आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो इसका आंसर भी डेफिनेटली आ जाएगा। एनी आंसर फ्रॉम एनीवन? किसी का कोई आंसर है? चलिए फटाफट बताइए। एनीवन हैज एनी आंसर? दिस रूबी लेजर द एटम आर एक्साइटेड बाय। ओके, हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं है। ओके, नो बहरा, 4 इज नॉट द आंसर। सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर, हाँ मिरर उसमें होता है, बट एक्चुअली एटम को एक्साइट करने का रोल किसका होता है उन्होंने ये पूछा है। ऑफकोर्स अपैरेटस में ये सब है, अपैरेटस में ये सब लोग आते हैं, दिस सिल्वर्ड मिरर, फ्लैश ट्यूब, सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर, बट एक्चुअली एटम को एक्साइट करने के लिए जो होता है दैट इज नथिंग बट द फ्लैश ट्यूब। आप एक बार इसके बारे में मैकेनिज्म, हो सकता है कि आप भूल गए हो, बट इसको एटम को एक्साइट करने के लिए होती है फ्लैश ट्यूब। ओके, चलो अगला बताइए मुझे।
अगला क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम इज, हाँ सोडियम एटम की ग्राउंड स्टेट दी गई है, क्या है, दैट इज 2s1/2 state. The difference in the energy level arising in presence of a weak external magnetic field given in terms of Bohr magneton is, क्या लग रहा है आपको? हाँ, कोई मुझे इसका फॉर्मूला बता सकता है कि फिर से ये क्वेश्चन है तुम्हारा जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो जीमन इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग होता है, ओके लेट मी गिव यू द फॉर्मूला, फिर आप मुझे आंसर बताइए, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला दे रही हूँ। द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम दे हैव गिवन दिस 2s1/2। ये इन्होंने क्यों दिया पता है? क्योंकि इससे तुम्हें निकालना है स्पिन कितनी है, स्पिन है हाफ, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 2 है तो स्पिन इज हाफ। एल वैल्यू कितनी है 0 बिकॉज इट इज एस, तो तुम्हारी जे वैल्यू क्या होगी, द जे वैल्यू इज नथिंग बट हाफ, तो तुम्हें एल एस एंड जे इससे मिल जाएगा। हाँ, अब पूछते ये है the difference in the energy level arising in the presence of a weak external magnetic field B given in terms of Bohr magneton। तो इसका फॉर्मूला यह है, this delta E is given as Gj Mj mu B into B। This is how we write the energy difference। but यहाँ पे आप देख सकते हो कि Mj तो उसका सिलेक्शन रूल होता है जीमन इफेक्ट में, that is 0, ±1, तो वो तो इसका हमें कुछ नहीं है। अभी हम पे Gj, what is Gj? this is your Lange G factor, और Lange G फैक्टर तो मुझे लगता है सबको आता ही होगा, कैसे निकालते हैं। सो व्हाट इज द Lange G फैक्टर? द Lange G फैक्टर इज गिवन बाय 1 प्लस देयर इज समथिंग, राइट? व्हाट इज दैट? j into j plus 1 प्लस s into s plus 1 माइनस l into l plus 1 डिवाइडेड बाय 2j into j plus 1। तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास s है, तुम्हारे पास l है, तुम्हारे पास j है। तुम्हें बस अब इसमें क्या करना है, ओके एम आई हो सकता है कि मेरे पीछे जा रहा हो कंटेंट, सो आई जस्ट फॉर नाउ आई रिमूव माई सेल्फ। अब थोड़ा विजिबल लग रहा है, जी हाँ। तो अब आपका बस आपका काम क्या बचता है कि अभी आपको क्या करना है, तुम्हें Lange G फैक्टर निकालना है। जैसे ही Lange G फैक्टर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है तुम्हारा, तो म्यू बी बी तो फिक्स है तुम्हारा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू बी बी तो फिक्स है, म्यू बी बी, सिर्फ इसका कोएफिशिएंट जो होगा दैट इज गिवन बाय दिस Lange G फैक्टर, और इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो करें इसको सॉल्व, या फिर आपका किसी का आंसर रेडी है? ओके, सो व्हाट इट विल बी, दैट दिस विल बी 1 प्लस जे वैल्यू कितनी है हाफ, तो दैट इज हाफ इंटू हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, राइट? ओके, आई होप दिस इज विजिबल। ओके, प्लस एस इंटू एस प्लस हाफ, तो एस इंटू एस प्लस हाफ मतलब हाफ इंटू अगेन 3/2 माइनस एल इंटू एल प्लस 1, तो कितना होगा माइनस एल, तो कितना है तुम्हारा 0, सो 0 इंटू 0 प्लस 1, तो फिर से वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2j प्लस 1, सो 2j कितना है 1/2 एंड j प्लस 1 दैट इज अगेन 3/2, इजंट इट? तो बाकी तो छोटा सा काम बचता है, तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, दिस विल बी 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2 विल गेट कैंसल, दिस विल बी 3/2। तो मुझे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश, यहाँ पे लिखती हूँ, तो ये मुझे कितना मिलने वाला है, 3 and 3 विल बी हाउ मच, 6/4, तो ये कितना हो जाएगा, आई कैन राइट इट एज 2 से डिवाइड करूँ तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये क्या होने वाला है 1, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 विल बी 1, कैन यू सी दैट, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इट विल बी 1, और 1 प्लस 1 विल बी हाउ मच 2, क्योंकि ये भी तो 1 है ना यहाँ पे, so 1 plus 1 will be 2, so basically तुम्हें ये Lange G factor कितना मिल रहा है 2, so your answer will be 2 times, so this is going to be 2 times mu b into b। I hope it is cleared। फॉर्मूला जिनको पता नहीं था वो लिख ले, ठीक है। सो अगेन फिर से बेसिक ही क्वेश्चन था, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन वो तो सबको आता ही है, बट यही था कि उस टाइम पे तुम्हें फॉर्मूले याद आना चाहिए, फिर आपको क्विकली कैलकुलेशंस करने हैं, ये सब चीजें डेफिनेटली आपके मैथमेटिक्स से आएगी। सो इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली गेट अ कॉन्फिडेंस। आगे बढ़े, शैल वी गो अहेड देन? ओके गुड। सो चलो, मुझे आंसर नहीं मिल रहे किसी के, व्हाट यू पीपल आर डूइंग, विराट, धीरेन, कपिल, जिज्ञांशिनी, आई गेस, या आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू फटाफट। अभी अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये क्वेश्चन है
यस, ये क्वेश्चन है द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन ऑफ अ रमन। ओके, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन। ठीक है, सो मुझे इसके आंसर चाहिए अभी सभी से। द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन ऑफ अ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड एट 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स। Considering the rigid rotator approximation, the rotational constant is given by। चलिए, तो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन बोल रहे हैं। ओके, सो कपिल इज सेइंग वैल्यू ऑफ एल इन द फॉर्मूला। तो कुछ गलत हो गया क्या? लेट चेक कर लेते हैं क्विकली। हाँ, एल तो 0 था कपिल, राइट? तो 0 था, तो हम लोग 0 इंटू एल प्लस 1 करते तो 0 ही हो जाता ना, माइनस। तो आई होप एल जीरो था, ये तो पक्का है क्योंकि एस स्टेट है, एस स्टेट है तो एल 0 है, और हम क्या करते हैं माइनस एल इंटू एल प्लस 1। तो कपिल 0 इंटू 1 विल बी 0, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कंसिडर्ड। आई होप आई एम क्लियर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है द फर्स्ट स्ट्रोक लाइन ऑफ अ रोटेशनल रमन spectrum is observed at 12.96 centimeter inverse. Considering the rigid rotator approximation, the rotational constant is given by। फिर से रोटेशनल कांस्टेंट मतलब तुम्हें कैपिटल बी के बारे में पूछा है। अगर आपको रमन स्पेक्ट्रा याद है, स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस, द सेपरेशन बिटवीन दीज टू, ओके, तो इतना तो तुम लोग हो सकता है कि याद हो, बहुत लोग भूल भी चुके हैं, इट्स ओके। तो क्विकली हम लोग इसको भी देखते हैं। स्टोक्स लाइंस की जो सेपरेशन होती है वो होती है 6b 6b 6b, इफ यू रिमेंबर, राइट? 6b 6b। और जो एंटी स्टोक्स की भी सेपरेशन होती है वो कितनी होती है? अगेन 6b 6b 6b। और इन दोनों का फर्स्ट स्ट्रोक एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक का जो सेपरेशन होता है वो होता है 12b। ओके, और ये जो पहली लाइन होती है, दिस इज अ फर्स्ट स्ट्रोक लाइन। आई एम कॉलिंग स्ट्रोक 1, स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 3, स्ट्रोक 4। ये पहली लाइन का जो वेव नंबर होगा दैट इज अ 6b। जिनको याद होगा, हो सकता है कि भूल गए हो, बट एक रिवाइज करना सबको बनता है एग्जाम से पहले, क्योंकि सिर्फ आपको ऊपर की चीजें देखनी है। और ये अगली लाइन होती है 12b, उसके बाद होता है 18b। सो बेसिकली हमें पहली लाइन के बारे में बोल रहे हैं। तो पहली लाइन जो होती है वो होती है 6b, और हमें वो दी रखी है कितना है, दैट इज इक्वल टू 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें पूछते क्या है कि व्हाट इज दिस रोटेशनल कांस्टेंट b। तो अब मुझे आप बता दो क्या आंसर होगा। मैंने तो सब कुछ लिख दिया है आपके सामने। सो यस, कपिल, धीरेन, विराट, वेयर आर यू? व्हाट आर योर आंसर्स फॉर दिस? क्या हो सकता है आंसर? चलो फटाफट बताओ, what is going to be the answer for this? Yes, because I can expect answer now। हाँ, कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि याद होगा नहीं होगा। Yes, definitely answer is going to be yeah, yes Kapil, you're right, exactly, yes। जिग्नाशिनी, you are also right। दिलीप चौहान, वेलकम, you are also right। ओके, अभी सब कुछ फॉर्मूला तो तुम्हारे सामने था। तो यस, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, करेक्ट। तो चलिए फटाफट ऐसे ही मुझे अगला भी क्वेश्चन बताइए। तो अगला क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द एनर्जी चेंज इज मैक्सिमम। क्या पूछ रहे? एनर्जी चेंज इज मैक्सिमम किस में है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान सा बेसिक सा सवाल है, तो इसका भी आंसर फटाफट दीजिए। व्हाट यू थिंक? n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2। हाइड्रोजन एटम जिन्होंने की है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाउ डू वी राइट द एनर्जी लेवल्स? दैट इज द हिंट। ओके, इसका भी आंसर फटाफट आ जाएगा। क्विकली आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। मुझे देखना है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चंस लगभग 15 सेकंड में ही हो जा सकते हैं। यस जिज्ञानशिनी, यू आर राइट। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। इट्स जिज्ञानशिनी, राइट? या हाँ, यू आर राइट। क्यों? क्योंकि सिंपली अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हमें पता है कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 and we write basically -30 energy level for the nth level is -13.6 divided by n square। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे it is going to be the difference is going to be minimum, that's it। okay, that is the correct answer। very good दिलीप चौहान। आगे बढ़ते हैं। compared, yes, फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? compared to the ground state radius
ground state radius a0 of a hydrogen atom, singly ionized helium atom has its ground state radius as, फिर से बहुत आसान सा सवाल है, सिंगली आयोनाइज्ड हेलियम एटम हैज इट्स ग्राउंड स्टेट रेडियस एज, जो सिंगली आयोनाइज्ड हेलियम की बात कर रहे हैं, वी आल्सो कॉल इट एज हाइड्रोजन लाइक एटम. व्हाई डू वी कॉल्ड सिंगली आयोनाइज्ड हेलियम एज हाइड्रोजन लाइक एटम? क्योंकि हेलियम में तुम्हारे क्या है, यू हैव अ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, राइट. अगर चार्जेस की बात करें, सो यू हैव अ न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है विच आर रिवॉल्विंग. अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं तो बचता है एक इलेक्ट्रॉन. सो दिस सिंगली आयोनाइज्ड हेलियम इज बिहेविंग लाइक अ hydrogen atom in which you have a single electron which is revolving about a nucleus. In singly ionized helium also you have a single electron which is revolving about a nucleus. हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस की चार्जेस अलग है, लेकिन जब हम बोर मॉडल करते हैं तो आपको पता होगा हम न्यूक्लियस को पिक्चर में नहीं लेते हैं, बाद में हम करेक्शन कर लेते हैं, वो अलग बात है. बट फिलहाल वी कॉल दिस इज हाइड्रोजन लाइक एटम. ओके, तो कुछ लोगों के आंसर्स रेडी है. दिलीप का आंसर 3 है. नो दिलीप, हाउ इट विल बी a0 ओनली? क्योंकि अगर आपको पता होगा 57. ओके शिखा, आप क्या बोल रहे हो? 3 for 57. 57 मतलब पिछले वाला क्वेश्चन था, isn't it? नो नो नो. हाँ ओके, आप 57 पे हो अभी. शिखा यू आर एट 57. हाँ वो तो सही है. भरत सिंह, आपने 3 बोला, लेकिन 3 आंसर किसका है भरत? कैन यू स्पेसिफाई जो आप 3 बोल रहे हो किसका आंसर है? दिस इज क्वेश्चन 75, या अभी 75 चल रहा है, ठीक है. तो दिलीप आपने भी 3 बोला था, बट नो, इफ यू रिमेंबर वी राइट द रेडियस is equal to your a0 into z square divided by r, sorry, z square divided by, sorry, I'll write it again. So the radius of the nth orbit is given as, फिर से लिखती हूँ मैं इसको, yes, this r dash में लिखूँ, this is nothing but your a0 into रेडियस बढ़ती है n स्क्वायर से और कम होती है z से. ये है तुम्हारा फॉर्मूला. ओके भरत, 75 का आंसर 3 नहीं है, तो अब फॉर्मूला तुम्हारे सामने है. मैंने फॉर्मूला क्या बताया है कि इट चेंजेस एज a0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. एन की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, बस जेड. हेलियम के लिए जेड क्या है? ओके 75 का 4 नहीं. जिग्न बेरा, यू आर नॉट राइट. मैंने फॉर्मूला भी लिखा है अभी आपके सामने. तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? अब बता सकते हो, क्योंकि अभी फॉर्मूला भी लिखा हुआ है. तो n की तो बात हो ही नहीं रही, तो आपको बस a0 डिवाइडेड बाय z, और z मतलब यहाँ पे हेलियम है, तो हेलियम है मतलब हेलियम का z तो सबको पता है, हमारा पीरियोडिक टेबल तो सबको आता ही होगा. तो हेलियम का एटॉमिक नंबर क्या है तुम्हारा? योर हेलियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट? इट जस्ट यस ऑफ कोर्स दिलीप, या डेफिनेटली. सो व्हाट इज गोइंग टू बी आंसर? ऑप्शन 2. चलिए ऐसे ही बताइए मुझे अगला क्वेश्चन. फिर से बहुत आसान से सवाल है, और ये सवाल ऐसा है, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन अराइजेस फ्रॉम. अब मुझे बताइए द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन, जो फाइन स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दैट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन्स अराइजेस फ्रॉम व्हाट? सो द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, देन यू हैव अ न्यूक्लियर स्पिन, then you have an interaction between electron and nucleus, interaction between an atoms. Okay, hello Chitra, how are you? Yes, very good. Yes Chitra, you are of course genius. I know you will get all the answers. So option 1 is definitely right. Yes, Mukunda Dev Behra, correct, definitely. We all know spin orbit coupling, spin orbit interaction, and because of that we can see, yes, सोडियम डबलेट को कैसे भूल सकते हैं? सोडियम डबलेट को कैसे भूल सकते हैं? द सोडियम डबलेट दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ योर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट योर स्पिन वेक्टर एंड योर एल वेक्टर, एस वेक्टर एंड एल वेक्टर, दीज आर डेफिनेटली इंटरैक्टिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट you getting this splitting in the, so single L value gets splits into the 2 values, that is single L value gets splits into the 2 levels, that is L plus half and L minus half. We call this is fine structure due to the spin orbit coupling. Definitely Vishwajit, you are right. Kapil, you are right. Dilip, you are right. Mukunda Dev Behra, you are also right. अगला क्वेश्चन, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, आदित्य आपने 2 बोला था, नहीं
1 इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर द पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ L इक्वल टू 2 R। फिर से बहुत सा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। हिंट यह है तुम्हारे पास कि 1 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो स्पिन आपको पता चलेगा कि क्या लेनी है। 1 इलेक्ट्रॉन एटम बोल रहे हैं। अगला यह है कि L इक्वल टू 2 बोला है, तो और क्या चाहिए? तो आपको स्पेक्ट्रल टर्म बस निकालनी है। तो स्पेक्ट्रल टर्म आई डोंट नो कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको पता नहीं है कि स्पेक्ट्रल टर्म होती क्या है। ठीक है, जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, ये होती है मल्टीप्लिसिटी, दैट इज 2s+1। यहाँ पे हम लिखते हैं L वैल्यू और यहाँ पे होती है J वैल्यू। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन से तुम पता करो कि S कितना है। L इक्वल टू 2 से तुम्हें मिल जाएगा कि कौन सी स्टेट है, S है, P है, D है, और J वैल्यू भी तुम्हें मिल जाएगी। तो मुझे आंसर चाहिए फटाफट। शिखा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। विश्वजीत, यू आर ऑल्सो राइट। व्हाट अबाउट अदर्स? यस। तरुण गुप्ता, यू आर ऑल्सो राइट। जी हाँ, बिल्कुल। आदित्य, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, तो am I supposed to solve this or you will get to know? सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो S इक्वल टू हाफ ले लो, L इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है D स्टेट, और J की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 2 + हाफ से लेके 2 - हाफ तक। तो 2 + हाफ मुझे मिल जाएगा 5/2, 2 - हाफ मुझे मिल जाएगा 3/2। सो दैट्स इट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, इसे थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए मुझे, अ बीम ऑफ न्यूट्रल एटम beam of neutral atom passes through a Stern-Gerlach apparatus. 5 equally spaced lines are observed. They are saying 5 equally spaced lines are observed. The total angular momentum of an atom is. Yes, दिलीप जी, आपने जो 1 आंसर बताया है, क्या आप बता सकते हो कौन से क्वेश्चन का है? बिकॉज दिस इज अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 79। अभी चल रहा है 79। बहुत सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि स्पिन दिस एक्चुअली टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ योर स्पिन हाफ, स्पिन माइनस हाफ क्या होता है, जिनको समझना है वो स्पिन स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझे। सो फिर से पढ़ूं मैं, न्यूट्रल एटम पासेस थ्रू स्टर्न गर्लक apparatus, 5 equally spaced lines are observed. The total angular momentum of atom is, क्या बोल रहे हैं? Total angular momentum of an atom is। फिर से काफी आसान सा सवाल है। हाँ बिल्कुल, दिलीप जी आपका बिल्कुल फर्स्ट जो दिया था आपने 78 का, वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड विश्वजीत, यू आर राइट। ऑप्शन 4 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन्होंने दिया है ऑप्शन 4, जो बिल्कुल सही है। बाकी जनता का क्या कहना है, बाकी लोग क्या मानते हैं? यस तरुण, यू आर ऑल्सो राइट, 4। या बिल्कुल विश्वजीत, यू आर राइट। जिज्ञासिनी, प्लीज चेक अगेन। नो, √5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। शिखा, आप क्या बोल रहे हो? 77 का 3 था, देखने दो मुझे। जी नहीं शिखा, 77 का A था। ठीक है, 3 नहीं था। और अभी हमारा चल रहा है 79। तो बिल्कुल विश्वजीत ने पहले आंसर बता दिया है, और तरुण का भी आई गेस आंसर करेक्ट है, दैट इज आंसर। इसका आंसर है √6 H कट। कैसे? तो हमें पता है मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय 2s+1 सिंपली। तो 2s+1 मतलब क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इक्वल टू 5 लाइन्स है, तो यहाँ पे तुम्हें s का वैल्यू मिल जाएगा। वो कितना मिल जाएगा? फ्रॉम हियर यू विल गेट s इक्वल टू 2। एंड हाउ डू वी राइट द टोटल एंगुलर मोमेंटम? द टोटल एंगुलर मोमेंटम यू कैन राइट इट एज j इंटू √j इंटू j+1 इंटू h कट। दिस इज हाउ वी राइट द टोटल एंगुलर मोमेंटम। बट जबकि यहाँ पे L इक्वल टू 0 है, क्यों? क्योंकि अगर स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा तो ग्राउंड स्टेट लेते हैं, सो L इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ पे बस J इक्वल टू तुम S पुट कर दो। दिस विल बी सिंपली इफ यू पुट J एज S, so this will be √2 into 2+1 that is 3 into H कट। तो तुम्हें मिल जाएगा √6 H कट, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, what is the number of fundamental vibration modes of a CO2 molecule and how many of them are Raman active and how many are IR active? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ना कि इस एग्जाम के लिए, बट सेट हो, गेट हो, नेट हो,
इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता ही दिखता है। तो फटाफट बताइए, ये भी काफी आसान सा सवाल है। क्या बोल रहे क्वेश्चन में? दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर रमन एक्टिव एंड हाउ मेनी आर IR एक्टिव? ऐसा सवाल है। तो सबसे पहले CO2 जैसे ही मेरे दिमाग में आता है, आई कैन सी इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो आपको याद होगा द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स लीनियर के लिए होते हैं 3n-6, लीनियर के लिए होते हैं 3n-5 एंड नॉन लीनियर के लिए होते हैं 3n-6। ऐसा कुछ फॉर्मूले किए हैं। तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे? n मतलब नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 × 3 9 -5 दैट इज 4, मतलब टोटल मोड तो होंगे 4, ये तो पक्का है। तरुण गुप्ता, यू सेइंग 1 is Raman active and 2 are IR active. No तरुण, the total number of modes are 4। तरुण मैं आपको हिंट बता दूं कि टोटल मोड है 4। कैसे आया ये 4 कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स 4 कैसे आया? बिकॉज द फॉर्मूला इज, तो मैं लिख दूं, वाइब्रेशन जो मोड होते हैं, वाइब्रेशनल मोड जो होते हैं उसमें होता है, एक तो आता है लीनियर, फिर दूसरा आता है नॉन लीनियर। तो लीनियर का फॉर्मूला है तुम्हारा 3n-5 और नॉन लीनियर का है 3n-6। तो CO2 तो तुम्हारा लीनियर आता है, CO2 तो लीनियर है। नॉन लीनियर में मैं बोल सकती हूँ कि H2O ले लो या कोई भी नॉन लीनियर का एग्जांपल आपको पता है। तो लीनियर मतलब टोटल 4, तो उसमें से भी एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। एक ही रमन एक्टिव होता है और 3 होते हैं IR एक्टिव। This is the, I guess nobody able to give the correct answer, but well tried, everyone tried well. Answer is actually 2, that is 1 is a Raman active and 3 are IR active। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब क्लास 12 का क्वेश्चन बोल सकती हूँ मैं। स्पेक्ट्रल लाइन एट 1 सेंटीमीटर इनवर्स correspond to which type of transition occur in which region of the electromagnetic spectrum। बस ये पूछ रहे कि ये 1 सेंटीमीटर इनवर्स ये कौन से, जी हाँ, शिखा ने क्या बोला? 79 का 4, 79 का, हाँ बिल्कुल शिखा, आप थोड़े पीछे चल रहे हो, बट कोई बात नहीं, लग रहा है आपको कुछ नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है, इट्स ओके, बट आप आंसर ऐसे ही देते रहिए, मैं डेफिनेटली आपका चेक करते जाऊंगी। ठीक है, चलो बाकी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स ये जो लाइन है तो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ पे आती है? तो ये एटॉमिक ट्रांजिशन है जो आते हैं एक्सरे में, जो बिल्कुल रॉन्ग है, कोई भी बता सकता है एक्सरे में कैसे आएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आता है न्यूक्लियर ट्रांजिशन जो गामा रेज में आते हैं, जो भी बिल्कुल सही नहीं है गामा रेज का। वाइब्रेशन जो IR में आता है या रोटेशन जो माइक्रो में आता है। तो दिस 1 सेंटीमीटर इनवर्स लाइन कहां पे आएगी? ठीक है, तो क्या है तुम्हारे आंसर्स? चलो फटाफट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और बस कुछ 5-6 क्वेश्चन ही अभी बचते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपने रिप्लाई पे, जो लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे। तरुण गुप्ता, IR रीजन यू आर सेइंग, बट नो तरुण, इट्स नॉट IR, तो बचता एक ही ऑप्शन है। या मुकुंदा देव बेहरा, इट्स 4, दैट इज माइक्रोवेव। तो ये माइक्रोवेव में आते हैं ना 1 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो काफी आसान सा, वो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि सबसे ज्यादा होती है तुम्हारी रेडियो, फिर आती है माइक्रो। तो ये सेंटीमीटर वाली जो लाइन है वो आती है तुम्हारी माइक्रो में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी बताइए मुझे, ये क्या बोल रहा है? Two homonuclear diatomic molecule produce different rotational spectra even though the atom are known to have identical chemical properties। यही पे तुम्हारा हिंट है। both of them molecule हो या जो कोई हो, they possess same identical और identical chemical properties। chemical properties कौन डिसाइड करता है? ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है? this lead to the conclusion that atom must be, this lead to the conclusion that atom must be isotope, isobar, isotone, isomer। तो ये भी फिर से क्लास 12 का क्वेश्चन है।
कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसका मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, isn't it? Because electron decides your chemical properties. अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. तो आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आई होप इन सभी के बारे में आपको आइडिया होगा. क्विकली बता दूं, आइसोटोप्स एटॉमिक मासेस आर सेम, आइसोबार एटॉमिक नंबर आर सेम, आइसोटोन्स न्यूट्रॉन नंबर आर सेम, आइसोमर केमिकल स्ट्रक्चर इज सेम. नॉट केमिकल, व्हाट वी कॉल देम, देयर स्ट्रक्चर सेम होता है. Yes, Bispajit, you are definitely right, and the answer is isotopes. Why? Because in isotopes you will have Mukunda Dev Behra, how it will be isobar. In isobar you will have a different number of atoms, different number of electrons. But chemical property कौन decide करता है? Electrons, right? जी, बिल्कुल ज्ञान प्रकाश, आप सही हो. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फिर से आसान सा सवाल. क्वेश्चन ये है, वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ एन एटॉमिक मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय द एनर्जी इंटरवल ऑफ ऑर्डर ऑफ. यस विश्वजीत, आपका बिल्कुल सही था. वेलकम ज्ञान प्रकाश. ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए. वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय द एनर्जी. तो याद कीजिएगा कि तीन चीजें होती है एटम. मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जैसे स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए, तीन चीजें आती है. इलेक्ट्रॉनिक लेवल ट्रांजिशन, फिर आता है उसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल ट्रांजिशन, फिर उसके अंदर आता है रोटेशनल लेवल ट्रांजिशन. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती है वो होती है लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. फिर वाइब्रेशन जो इसके अंदर आता है वो होता है लगभग, वाइब्रेशन होता है 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट 10, 0.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर. तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. और इसके अंदर जो आती है तुम्हारे रोटेशनल लेवल्स, इसके अंदर आएगी तुम्हारे रोटेशनल लेवल, तो मैं ऐसे दिखा दूं, और वो होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द सेपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे पूछ रहे तुम्हारे वाइब्रेशंस का, तो अब मुझे आंसर आप बता ही सकते हो, क्या होगा आंसर. So you know these things, right? That इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स, वाइब्रेशन लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल. सो सबसे कम जो स्पेसिंग होती है दैट इज इन रोटेशनल लेवल्स, उससे ज्यादा थोड़ा होता है वाइब्रेशनल लेवल, सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल. तो अब तो आंसर आ ही सकता है. जी हाँ बिल्कुल. तो व्हाट इज द आंसर? ओके, so correct answer is what? The correct answer for this is 0.1 electron volt. बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन है तुम्हारा. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The rotational frequency spectrum of a diatomic molecule having moment of inertia I consists of equally spaced by an amount equal to. क्या बोल रही है? रोटेशनल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है तुम्हारे, जिसमें जो रोटेशनल लेवल्स होती है या फिर रोटेशनल ट्रांजिशन जो होता है, हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोटेशनल. सो अगर जिनको पता है, जो भूल नहीं गए हैं, हमें पता है इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आती है माइक्रोवेव में, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल, तो उसमें जो स्पेसिंग होती है बिटवीन दी स्पेक्ट्रल लाइंस, इट इज नथिंग बट 2b. ये होती है 2b की, 2b, जिसमें b क्या होता है? b इज नथिंग बट h/8 पाई स्क्वायर IC. जी हाँ, बट दिस इज इन ये जो होता है दिस इज इन वेव नंबर में है. अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, मतलब एनर्जी अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हाउ डू वी राइट? वी विल मल्टीप्लाई विथ CH से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो C तो कट जाएगा, तो तुम्हें बस क्या बचेगा? दिस b इक्वल टू h/8 पाई स्क्वायर I. ठीक है, अब हमें पता है ये स्पेसिंग कितनी होती है? 2b. तो ये बेसिकली हम अगर 2b इक्वल टू, और यू कैन से, क्या बोल रही है यहाँ पे? ओके, शिखा इज गिविंग 82 का 2. नो शिखा, 82 का आंसर है A, दैट इज आइसोटोप्स. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में हो सकता है. ठीक है, तो ये मुझे मिला, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 2b इक्वल टू दिस, सो आई विल मल्टीप्लाई 2 इंटू b. क्या है? h/8 पाई स्क्वायर I.
तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे 2 से 4 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा h² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आई। बट मुझे यहाँ 4 पाई स्क्वायर आई, जी हाँ बिल्कुल, और मुझे ये दिख रहा है ऑप्शन 2 h, नो इट्स नॉट ऑप्शन 2, क्योंकि इट इज h नॉट h²। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 गायब है। हो सकता है कि कोई नीचे था लेकिन अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऑप्शन 4 यही होना चाहिए फिर, h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आई, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि मैं बस क्या कर रही हूँ 2b, और b का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बचते हैं हम लोग क्विकली देख ले, और कितने क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस बचते हैं, बट हम फटाफट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड ले लेते हैं क्योंकि हमारा 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, पर आप लोग थके नहीं हो तो मुझे आंसर बताइए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्व इन अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली एटम। तो अल्कली एटम में हमें पता है प्रिंसिपल सीरीज होती है, शार्प सीरीज होती है, डिफ्यूज सीरीज होती है, फंडामेंटल सीरीज होती है। सो सारे के सारे अलाउड है, क्योंकि डेल्टा L इक्वल टू +-1 का सिलेक्शन रूल, इसको हम कैसे बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये सारी सीरीज फॉलो करती है। सो ऑल दिस सीरीज आर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड, इट्स नॉट लाइक ओनली शार्प विल ऑब्जर्व और प्रिंसिपल विल बी ऑब्जर्व, ठीक है, ठीक है। जो आसान से सवाल है मैं बता रही हूँ, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको आप मुझे पूछ सकते हो। ग्राउंड स्टेट पूछ रहा है, फिर से ग्राउंड स्टेट निकालना तो सबसे आसान काम है। कैसे? 23 एटॉमिक नंबर है, तो पहले तो आपको क्या लिखना है इसका एटॉमिक, आई मीन यू आर सपोज टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या कोई इसको कर सकता है? कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द एटॉमिक नंबर इज 23 इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, एनीवन हैज एनी आंसर फॉर दिस? चलो, डू इट बिकॉज डोंट जस्ट लिसन, यू ट्राई बाय योरसेल्फ। यहाँ पे मुझे आंसर बताओ, आंसर करेक्ट है तो मैं बताती हूँ, नहीं करेक्ट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 23 यू आर जस्ट सपोज टू राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद की चीजें तो बहुत आसान है। सो 1s2 2s2 मेरे साथ कीजिए, 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d10 ये होता है ना, लेकिन हम चेक करते हैं 23। तो ये कितने हो गए? 10 यहाँ पे हो गए, फिर 10 यहाँ पे हो गए, और 3 किस में गए? डी में गए, तो डी में लिखूँ मैं 3। तो ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, तो वो बाहर गया 4s2। हाँ, तो 10 और ये 10 और 3, मतलब लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको, ये सबको ठीक से दिख रहा है, दिस इज 4s2 3d3। तो यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन डी स्टेट। तो डी स्टेट तुम्हें ड्रॉ करनी है। डी की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 2 3 4 5, तो टोटल 10 की कैपेसिटी होती है। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर डी स्टेट में? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? दीज आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो आई विल फील दीज इलेक्ट्रॉन, सो लाइक दिस, इसको हम ऐसे फील करते हैं। अब जिनको पता है, क्योंकि मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेक्चर सीरीज भी लिया है, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कोई भी ग्राउंड स्टेट अगर आपको पूछते तो कैसे उसको निकाले। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है स्टेप 1, फिर देखना है कि जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो किसमें आ रहा है? डी शेल में। तो डी शेल को ड्रॉ करो। डी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैंने ऐसे फील किया 1 2 एंड 3। अब क्या करना है? अगला स्टेप, यहाँ पे लिखना है ml, यहाँ पे लिखना है ms। तो ml क्या होता है? दिस इज -2 -1 0, ठीक है। ये +1 +2, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है तो उनके ऊपर मैं कुछ नहीं लिखूंगी। ms क्या होगा? मैं हाफ ऐसे लिखते हैं। अब समेशन ऑफ ml की समेशन कर दो तो कितना हो जाएगा? -2 -1 विल बी -3, लेकिन इसका हमें मॉड लेना है। मॉड लेना है तो मुझे मिल जाएगा 3। सो आई गॉट L वैल्यू इक्वल टू 3। अब S वैल्यू कैसे करूं? समेशन ऑफ ms। तो समेशन ऑफ ms हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट इज 3/2। सो ms इक्वल टू 3/2। तो दिस गिव मी S। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि मुझे क्या क्या पता चला है। L इक्वल टू 3, S इक्वल टू 3/2। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट वैसे निकालते जाओगे ना आप तो मिनिमम 2 से 3 मिनट तो लग जाएंगे, इसके अंदर बहुत फास्ट होता है। अब L इक्वल टू 3 मुझे क्या बताता है? SPDF, व्हाट इट गिव्स मी? सो S इज इक्वल टू 0, PDF, सो ये बताता है मुझे कि इट इज F, ठीक है।
क्योंकि यू नो दिस S इक्वल टू L का वैल्यू क्या होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो F का मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है तो मेरा आंसर यहीं पे आ जाएगा। फिर भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लिसिटी कैसे डिसाइड करूँ मैं? मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय 2s प्लस 1, मतलब 2 इंटू s कितनी है 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, मतलब मल्टीप्लिसिटी मुझे मिला 4। तो मल्टीप्लिसिटी अगर 4 है तो इट विल बी 4, f स्टेट है तो f, और j वैल्यू कैसे निकालोगे? l प्लस एस टू l माइनस एस, बट इट इज लेस देन हाफ फिल्ड। लेस देन हाफ फिल्ड का रूल था टेक अ लोअर j वैल्यू। लोअर j वैल्यू मतलब मैं क्या करूंगी 3 माइनस 3/2, so this will be how much? 3 into 2 is 6, 6 minus 3 is 3, so this will be 3/2, so the j value is 3/2। अब फिर भी आपका आंसर 4, 3 ऐसे क्यों आ रहे हैं आंसर सबके? आंसर तो मैंने निकाला है। दिलीप चौहान, नो, प्लीज ट्राई अगेन। 4 is not the option. The correct option is actually option A, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, निकाला है। हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। ओके, सो बहुत ही आसान सी ट्रिक है ये, इससे तुम लोग बहुत ही फास्ट, मैं बोलती हूँ कि विद इन अ मिनट यू विल गेट द आंसर। ओके, शिखा इज सेइंग 137 का कितना है 1। यस शिखा, यू आर नाउ पहुंच चुके हो तुम लोग हमारे क्वेश्चन तक। तो शिखा यस, इसका 1 आंसर करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला भी क्वेश्चन सेम जो हमने पहला किया था। क्या है? कंसिडर सोडियम एटम प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, Zeeman स्प्लिटिंग इन द स्टेट इज। फिर से सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले किया था, Zeeman स्प्लिटिंग इन द 3p1/2। जब भी तुम्हें ये स्टेट दी जाती है, तुम्हें यहाँ से क्या हिंट मिलती है कि S कितना है 1, स्पिन कितना है 1, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3, तो S कितना होगा 1, L की वैल्यू क्या है मेरी 1, क्योंकि इट्स अ p स्टेट, सो 1, और मुझे यहाँ पे मिलती है J की वैल्यू इज हाफ। तो तुम्हें बस क्या करना है, फिर से पूछ रहे कि Zeeman स्प्लिटिंग, तो वो क्या होती है तुम्हारे, मैंने पहले डिस्कस की थी, दैट इज GJ म्यू B इंटू B, और GJ है क्या है तुम्हारा लैंडेजी फैक्टर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है आप कैसे निकालोगे। हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पहले किया है, 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 माइनस दिस इज प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1, हो सकता है कि विजिबल नहीं है, डिवाइडेड बाय 2J इंटू J प्लस 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग डेफिनेटली करोगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आई गेस, और 3 क्वेश्चन बचते हैं बस, बट क्विकली कर लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही सही जा रहे हो, सही आंसर कर रहे हो, बट ऐसे ही लगे रहे। ओके, अश्विनी इज आस्किंग 80 का 3 नहीं आता क्या? अश्विनी आप 80 पे हो अभी, क्योंकि हम लोग तो काफी आगे आ चुके हैं। 80, हाँ नहीं अश्विनी, 80 का आंसर 3 नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि तुम्हारे टोटल वाइब्रेशन मोड तो 4 है, और 3 वाले ऑप्शन में क्या बोल रहे 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है अश्विनी, क्योंकि टोटल वाइब्रेशन मोड तो 4 आते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला 3n-5, ये फॉर्मूला होती है ना जिसमें n होता है कि नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे फिर से पूछिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबको आते ही है लगभग, मुझे मतलब कोई ऐसा होता नहीं कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता। कैलकुलेशन में लोग गड़बड़ करते थोड़ा। देखो ये बोल रहा है पार्शियल बैक इफेक्ट, पार्शियल बैक इफेक्ट ऑन एटॉमिक एनर्जी लेवल इज कॉज्ड बाय, आई विल रीड द ऑप्शन, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज लार्ज compared to the effect of magnetic field. Option C, high magnetic field such that effect of spin orbit interaction is small compared to the effect of magnetic field. Option D, any magnetic field irrespective of the magnitude of spin orbit interaction। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है। ओके, शिखा आपने 2 आंसर बोला, इज इट फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, इसका क्वेश्चन नंबर ही नहीं है, पर मैं बताऊं नहीं, चलो इसका हम कुछ क्वेश्चन नंबर देते हैं। लेट्स कॉल दिस इज 115।
इसको बोलते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, क्योंकि मैंने रैंडमली जो भी नंबरिंग थी वो उठाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो बहुत सा आसान सा सवाल है। कैन एवरीवन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या होगा। कि पाशन बैक इफेक्ट होती क्या है, सबको पता है। जीमन इफेक्ट पढ़ने के बाद सब पाशन बैक इफेक्ट पढ़ते हैं। जीमन इफेक्ट में हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पाशन बैक में हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे ही तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डिस्ट्रॉय होती है, द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ब्रेक डाउन एंड बोथ S vector and L vector start precessing about the external magnetic field, and that is what we call it as a Paschen back effect, isn't it? जी हाँ बिल्कुल, यस करेक्ट। बिल्कुल आदित्य आप सही हो, या करेक्ट ऑप्शंस, यस करेक्ट। शिखा यू आर आल्सो करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब बचते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस, फटाफट मुझे आंसर करिए। ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। Choose the correct statement for frequency difference as one goes to higher frequency in the vibrational spectrum of a diatomic molecule। तो diatomic molecule में अगर आपको याद होगा, this is 142, yes शिखा you are right, 115 का 3 आंसर है। तो डायटोमिक मतलब वाइब्रेशन में तुम्हारी जो एनर्जी लेवल होती है उनका स्पेसिंग जो होता है, इट्स लाइक दिस। आई ट्राई टू ड्रॉ। तो ऐसे हम लोग उसका हार्मोनिक पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं और जो एनर्जी लेवल्स होती है हम ऐसे दिखाते हैं उनको, और फिर ये कम होता जाता है, स्पेसिंग कम 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 कम, और लास्ट में इट्स वेरी कॉम्पैक्ट। सो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल इज एक्चुअली डिक्रीजेस, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजेस। बिल्कुल सही है मुकुंदा देव बेहरा, यू आर राइट। और हमारा यह है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि इन द स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट एज एटम मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इंटर इन द रीजन बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट। तो क्या ऑप्शन है? स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे खासे। तो क्या बी कांस्टेंट होगा, हैव अ ग्रेडियंट अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा, हैव अ ग्रेडियंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, और बी ऑसिलेटिंग विद द टाइम होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन। दिस इज योर स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इट इज एन इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई देयर इज अ ग्रेडियंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, but that gradient in the which direction? It is in a perpendicular direction or in the same direction? So this is the last question that we have. Chalo, what is your answer? Yes, answer from any one thing. Okay, Vandana Maurya, RPSC is Rajasthan Public Service Commission, जिसके अंडर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ वैकेंसीज निकले हुए हैं। तो राजस्थान में परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसके लिए वैकेंसीज निकली है, लगभग 40 के बराबर वैकेंसीज है फिजिक्स के लिए। तो इसी के लिए तुम्हें नोटिफिकेशन आया है, लोगों को अप्लाई करना है। अगर आप भी एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने शुरुआत में बताया है, तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से थोड़ा देखिए, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। यू कैन फिल द फॉर्म। Yes, very good. Pratiksha Boyer, 3 is the correct answer. Good. Aditya, you are also right, 3. And Dilip, you are also right. 3 is the correct answer. Okay. So this is the end of this session. What do you feel? Anyone has any doubt regarding anything? Like
ओके, लाइक जैसे कि मैंने शुरुआत में सब कुछ बता दिया है आप लोगों को कि ये क्या है। दिस इज अ आरपीएससी का हम लोग लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे थे, जिससे मुझे एक चीज़ बहुत ही क्लियर हुई है कि क्वेश्चंस में बहुत कैलकुलेशन, लॉजिक या फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं है। इसमें बस आपको क्या चाहिए, स्पीड। दूसरी चीज़ आपका बेसिक, क्योंकि जो 11th 12th और बीएससी अच्छे से किए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट था। ओके, सो वंदना, ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। दिस एग्जाम इज फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स दे हैव क्वालिफाइड आइदर नेट और सेट, उनके लिए ये एग्जाम है। तो आप अगर ग्रेजुएशन में हो तो आपके लिए नहीं है। ओके, मुकुंदा देव बेहरा, पोलराइजेशन का पार्ट, ओके, पोलराइजेशन का पार्ट 5 का वीडियो हम लोग, कल हमारा नेट का एग्जाम है, हमारे सारे स्टूडेंट कल नेट का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे ही हमारा नेट का एग्जाम हो जाता है, कल 3 बजे पेपर है, हम लोग फिर से सारी चीज़ें दोबारा से उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं 5वां वीडियो भी मतलब जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि अपलोड कर दूं। ठीक है, चलो, और किसी को कोई डाउट तो स्टे कनेक्टेड, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको एक परमानेंट जॉब, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक मौका मिल रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन योर राजस्थान कॉलेज? राजस्थान के जो भी ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको सीधा पोस्टिंग होगा जो गवर्नमेंट के कॉलेज है, और जिसके लिए आपको बस ये एग्जाम देनी है। तो जो लोग, मुझे लग रहा है ऑलरेडी नेट पीएचडी करके आ रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है कि you need some revision. If you still feel like you need some revision, you want some course, you want something that will cover everything, then yes, definitely we are here and we are going to start RPSC course on the 23rd. हम लोग RPSC का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं on 23rd of November. So you can enroll, you can call us, you can contact us for more information, for more query, because I know basic भी brush up करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जिसमें आपको बट एक क्विक रिवीजन हो, जिसमें बेसिक कवर हो, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज हम लोग रुकते हैं। Anyone has any doubt, they can definitely ask me in comment box. प्लीज़ गो थ्रू द गूगल तो आप कर ही सकते हो आरपीएससी के बारे में, और जानकारी वहाँ से भी ले लीजिएगा। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।